सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। लास्ट क्लास में हमने सेकंड ग्रेड पेपर के सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की क्लास में उसी पेपर के हम यूजी पीजी लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यूजी पीजी में पूछे गए सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, मतलब एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे। इसलिए आज की क्लास आने वाली एपी एग्जाम और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें बोल रहा है कि ए बी एक आपके पास कोई थिन यूनिफॉर्म रोड है जिसकी लेंथ एल है और मास m1 है, और एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसकी रेडियस ए है और उसका मास कितना दे रखा है आपको m2, और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ये सो दैट द डिस्क एंड रोड आर कोप्लेनर है ना, दोनों एक ही प्लेन में। द सेंटर ऑफ द डिस्क इज एट बी है ना। फिगर इसमें फिगर मिसिंग है, फिगर अभी अपन बना लेंगे। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द मास, बेसिकली इसमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, बेसिकली आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, एक गिवन है, फिगर बना दे रहा हूं मैं आपको। एक एल लेंथ की रोड दे रखी है और जिसका मास m1 दे रखा है ना। लेंथ का रोड जो आपका रोड है उसका लेंथ l है और मास m1 है, और एक आपको दे रखी है बेसिकली सर्कुलर डिस्क। एक आपको दे रखी है सर्कुलर डिस्क जिसका बेसिकली सेंटर कहाँ पे है, सेंटर वाले पॉइंट को बी बोला है इसने, और इसका मास है आपका बेसिकली m2 और रेडियस है ए दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया कि ये रोड है इस डिस्क के सेंटर से कनेक्ट है और ये दोनों एक ही प्लेन में कोप्लेनर है। तो देखो अपना डायग्राम, जैसे मैं उसको रीअरेंज करूँ थोड़ा तो डायग्राम अपना दूसरा कैसे बन जाएगा। ये समझो आपका क्या हो गया, डिस्क हो गया और ये इसका सेंटर, और ये आपका बेसिकली रोड हो गया एल लेंथ का। ये आपका ऐसा डायग्राम गिवन था क्वेश्चन में है ना। इस पॉइंट को इसमें बी बोला गया है और इस पॉइंट को इसमें ए बोला गया है। ये आपका रोड हो गया, मास m1, लेंथ l, और बेसिकली ये मास m2 और रेडियस a। अब इस कंबाइंड सिस्टम का बेसिकली आपसे पूछा गया है, इस कंबाइंड सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे है, ये अपना कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। अब बोल रहा है कि इस कंबाइंड सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो डिस्क के सेंटर से कितनी दूरी पे है, ये बेसिकली आपसे पूछा। लेट से इसको x मान लेते हैं अपन। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में सोल्व करने का सिंपल तरीका, जब भी दो रिजिड बॉडी आपस में कनेक्टेड हो तो सबसे पहले इंडिविजुअल रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालो। जैसे अपन जानते हैं रोड का कहाँ होगा, सेंटर पे। तो पर अगर दोबारा रीड्रो करें डायग्राम, जैसे ये आपका हो गया डिस्क, ये आपका हो गया रोड, बेसिकली ये आपका रोड हो गया ये भी। अब देखो ये वाला जो पॉइंट होगा आपका, जो रोड के जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, बेसिकली बीच में ले लेते हैं अपन यहाँ पे, ये बेसिकली होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड। तो अपन मान लेते हैं कि ये सारा मास m1 इस पॉइंट पे कंसंट्रेट होगा ना, सेंटर ऑफ मास पे m1, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बेसिकली l/2। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगा वो होगा बेसिकली l/2। ठीक है, सिमिलरली जो डिस्क का मास होगा वो इसके सेंटर पे होगा m2। अब देखो अपने पास नया सिस्टम कैसा बन गया, नया सिस्टम अपने पास बन गया, एक मास हो गया अपने पास m1, दूसरा मास अपने पास हो गया m2, और बीच का जो डिस्टेंस होगा बेसिकली ये हो गया l/2। अब देखो इस कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, मान लेते हैं वो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। अब सेंटर ऑफ मास इस m2 से कितना दूरी पे है, x दूरी पे। अपन ने माना लेट से x, ये x ही अपने को निकालना है। तो ये निकालने का सिंपल तरीका अपन जानते हैं, बेसिकली x अगर अपने को निकालना हो, x इज इक्वल टू, तो बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू बेसिकली x इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, मास ऑफ, देखो यहाँ से अगर सेंटर ऑफ मास अगर आपको m2 से चाहिए तो आप क्या करोगे, ऊपर करोगे मास m1 लोगे इनटू बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू मसल्स, तो दोनों मास के बीच की डिस्टेंस आपकी l/2 डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। इसको आगे फर्दर सोल्व करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका m1 l/2 m1 प्लस m2। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास की कंबाइंड सिस्टम की जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है वो बेसिकली डिस्क के सेंटर से होगा इतना, है ना। तो ये वाला ऑप्शन अपना फर्स्ट वाले ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर अपने से पूछे कि रोड की सेंटर ऑफ मास से, बेसिकली रोड के सेंटर ऑफ मास से ये सेंटर, ये आपका रोड के सेंटर ऑफ मास से कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। अगर अपने से ये वाली लेंथ पूछे, ये लेट से ये वाली लेंथ पूछे अपने से, ये वाली लेट से
इसको y बोलते हैं अपन। तो y निकालने का तरीका क्या होगा, सिंपली देखो y अगर अपन निकालेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस बार देखो उनका m1 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस चाहिए, तो अपने को अब ऊपर m2 लेना है, m2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम l/2 अपन हो जाएगा बेसिकली टोटल मास m1 प्लस m2। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा बेसिकली m2l अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 2। ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। अगर कहाँ से पूछे, रोड के सेंटर ऑफ मास से, है ना। तो ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन था ये, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स से अपने। सिंपल क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को रीड करते हैं सबसे पहले। इसमें बोल रहा है कि कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट द सेम टेम्परेचर एंड 100 किलो पास्कल प्रेशर। डेंसिटी ऑफ वाटर अपने को गिवन है, डेंसिटी ऑफ स्टीम अपने को गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में अपने को गिवन है। अब देखो पूछा क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है इसमें। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी को अपन जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करता है। अपन जानते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस पी डेल्टा वी। अब डी क्यू को अपन लिख सकते हैं लेटेंट हीट की फॉर्म में लिख सकते हैं ml। तो यहाँ से अपना डी यू क्या आ जाएगा, बेसिकली डी यू आ जाएगा, ये डी यू इज इक्वल टू ml माइनस पी डेल्टा, बेसिकली ml माइनस पी डेल्टा। अब देखो अपने को यहाँ पे चाहिए डेल्टा यू, तो ml चाहिए, तो मास अपने को गिवन है, लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन गिवन है, मतलब ये वाला टर्म तो अपने को इजीली कैलकुलेट हो जाएगी, कोई समस्या नहीं। प्रेशर भी अपने को गिवन है, कोई समस्या। अब अपने को निकालना चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए अपने को बेसिकली अपन जा रहे हैं, देखो वाटर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिस्टम अपना वाटर से जा रहा है अपना वेपर में। वाटर से वेपर में जा रहा है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है वो पूछ लेते हैं। लेट से ये वाला वॉल्यूम मान लेते हैं अपन V1, इसको वॉल्यूम अपन मान लेते हैं बेसिकली V1, और ये वाला अपन वॉल्यूम मान लेते हैं V2। तो यहाँ से V1 से अपन V2 जा रहे हैं बेसिकली। तो चेंज इन वॉल्यूम निकालना अपने, अब देखो डायरेक्टली अपने को वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, पर अपने को डेंसिटी गिवन है। तो अपन क्या कर सकते हैं, डेल्टा वी निकालने के लिए, बेसिकली डेल्टा वी निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल टू अपन जानते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है बेसिकली मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। अब अगर अपने को डेल्टा वी निकालना है तो अपन डेल्टा वी बराबर क्या करेंगे, बेसिकली V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा वी देखो यहाँ से अपना कितना आ जाएगा, डेल्टा वी आ जाएगा V2 मतलब m अपॉन रो 2 माइनस m अपॉन रो 1। इसको देखो आगे सोल्व करेंगे, बेसिकली m तो अपना पता है कि जो अपना वाटर है उसका मास कितना दे रखा है, मास तो चेंज होना नहीं है, स्टेट चेंज होने से मास तो चेंज होगा नहीं, तो मास तो उतना ही रहना है। तो डेल्टा वी इक्वल टू मास तो 1 kg, 1 अपॉन रो 2 मतलब आपकी ये हो जाएगी डेंसिटी ऑफ वेपर, और रो 1 मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा अपना 0.06, सही 0.06 है ना, 0.6 ही 0.6 ही दे रखा है, 0.6 हो गया ये माइनस से 1/1000। तो देखो ये अपने यहाँ लिख रखा है यहाँ पे 1.6, इसको जब सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आएगी 1.665। अब पी डेल्टा वी निकालना है, इसको पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, पी की वैल्यू अपने को पता है दे रखी है 100 किलो पास्कल है, तो इसको लिख सकते हैं 10⁵ पास्कल। इसको सोल्व किया, फिर यहाँ पे दोनों वैल्यूज रखेंगे, सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.08 इंटू 10⁶ जूल, जो कि अपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मैच हो रही है। तो अपने किससे मैच हो रही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से। सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेटिव था पर सिंपल था। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कार्नो इंजन की इफिशियंसी से लेकर है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 2 स्टेप में फॉर्मूला लगाना है और सोल्व करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन। सिंपली देखो अपने को क्या दे रखा है, कार्नो इंजन वर्किंग दे रखी है बेसिकली, दो बेसिकली सिंक और सोर्स के बीच काम कर रहा है, और इसकी इफिशियंसी दे रखी है इनिशियली 1/3, और टेम्परेचर दे रखा है हॉट रिजर्वायर, मतलब अपना ये हो गया सोर्स है ना, बेसिकली आप क्या हो गया सोर्स की बात कर रहा हूँ, हॉट रिजर्वायर मतलब। तो उसका दे रखा 99, मतलब TH अपने को दे रखा टेम्परेचर दे रखा 99 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स अगर केल्विन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा बेसिकली 372 केल्विन सिंपली। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर, मतलब ये आपको दे रखा TL है ना, मतलब ये सोर्स, ये आपका सिंक, सॉरी ये आपका हो गया सिंक, टेम्परेचर ऑफ सिंक दे रखा है इज इंक्रीज बाय थीटा। अगर अपन सिंक के टेम्परेचर को थीटा से इंक्रीज करते थे, इफिशियंसी डिक्रीज टू 1/6, ये 1/6 हो जाए, देन फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा निकले। तो इनिशियली देखो अपने को क्या दे रखा है, इनिशियली अपने को दे रखा है बेसिकली इफिशियंसी दे रखा है 1/3, 1 माइनस TC अपने को बेसिकली पता नहीं है, तो उसको मान लिया फॉर एग्जाम्पल TC, और टेम्परेचर आपको दे रखा है बेसिकली 372 केल्विन। ये किसका आपका बेसिकली हो गया सोर्स का टेम्परेचर।
इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से टीसी की वैल्यू आएगी 248 केल्विन, 248 केल्विन। अब देखो सेकंड कंडीशन यूज करेंगे। अब बोल रहा है कि जो आपका आपका जो क्या था बेसिकली, आपका सिंक था, सिंक का टेम्परेचर थीटा से बढ़ाया, किससे बढ़ाया, थीटा से। तो थीटा से बढ़ाने से आपकी इफिशियंसी 1/6 हो गई है। तो टीसी को अपन थीटा से बढ़ा देंगे, तो न्यू इफिशियंसी अपने को दे रही है 1/6 इज इक्वल टू 1 टीसी को अपने बढ़ा दिया थीटा से। अगेन एटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर टीसी अपॉन, चूंकि जो आपका सोर्स है उसके टेम्परेचर को चेंज के बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब वो एज इट इज रहना अपने का। तो पहले भी अपना था 372 और इस बार भी 372, इसको यहाँ पे रखेंगे, सोल्व करेंगे तो यहाँ से बेसिकली वैल्यू आ जाएगी आपकी टीसी प्लस थीटा इज इक्वल टू ये आएगा 310 केल्विन, देन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 62 केल्विन, जो कि अपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मैच हो रहा है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये देखो क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से रीड करने की जरूरत है। ये है सिंपली हार्मोनिक ऑसिलेटर, पर हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखो पोटेंशियल की कंडीशन देखनी। ये पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल। ये अपने को गिवन दे रखा है, Vx इज इक्वल टू दे रखा है बेसिकली अक्स लेस देन जीरो, मतलब जब अक्स जीरो से कम है तब पोटेंशियल इनफाइनाइट है, और अक्स जब जीरो से ज़्यादा है तब हाफ के एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब अपने को बेसिकली पोटेंशियल ऐसा दे रखा है, ये अपने को पोटेंशियल ऐसा दे रखा है सिंपल। देखो ये अपने को पोटेंशियल यहाँ दे रखा है, ये अपना हो गया अगर बी एक्स, और इसको अगर अपन लिखें एक्स, देखो यहाँ एक्स लेस देन जीरो, और ये अगर ओरिजन है तो ये होगा एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो अपने को पोटेंशियल जो हाफ के एक्स स्क्वायर दे रखा है, वी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, वो ग्रेटर देन एक्स के लिए दे रखा है। लेस देन एक्स के लिए यहाँ पे पोटेंशियल आपका क्या है, इनफाइनाइट। तो इसको अपन जनरली बोलते हैं हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर है, मतलब फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है, हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो इसके लिए बेसिकली जो आप एनर्जीज होती हैं, वो एनर्जीज के जो लेवल होते हैं वो ग्राउंड स्टेट, इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी शुरू होती है बेसिकली, इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी शुरू होती है 3/2 एच क्रॉस ओमेगा से। उसके बाद आती है आपकी 7/2 एच क्रॉस ओमेगा। नेक्स्ट स्टेट मिलती है आपको 11/2 एच क्रॉस ओमेगा एंड सो ऑन, ऐसे चलती है। अब देख लो इस एनर्जी स्टेट से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। देखो सबसे पहले अगर अपन रखें, देखते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन। फर्स्ट वाले ऑप्शन में बेसिकली एन की वैल्यू रखो आप, एन की वैल्यू अगर जीरो रखोगी तो यहाँ से आएगा माइनस हाफ एच पर होती है, हो ही नहीं सकता है ना, ग्राउंड स्टेट एनर्जी नेगेटिव तो होती नहीं है वैसे भी, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, अगर इसमें एन बराबर जीरो को तो यहाँ से आएगा 3/4, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से अगर एन की वैल्यू रखेंगे जीरो तो यहाँ से आएगा हाफ एच क्रॉस ओमेगा। ये बेसिकली हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए नहीं होता, ग्राउंड स्टेट एनर्जी फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए होती है हाफ एच क्रॉस ओमेगा, ये भी नहीं होगा। तो बच गया कौन सा ऑप्शन, फोर्थ। फोर्थ अपना आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसका मतलब इसको अपन जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहिए, एनएच स्टेट में तो ऐसे लिख सकते हैं एनएच 2n प्लस 3/2 इंटू एच क्रॉस ओमेगा। अगेन वेयर एन इज इक्वल टू वही चलेगा आपका 0 1 2 एंड सो ऑन 3, ये चलता रहेगा। तो ये अपने को याद रखने वाली चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता है, यही अगर अपने को इस क्वेश्चन में पोटेंशियल ऐसा गिवन होता, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ऐसा अगर पोटेंशियल होता, मतलब एक्स लेस देन जीरो के लिए भी अपने को वही पोटेंशियल मिलता है और एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए भी वही मिलता। ये अपना एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे x यहाँ लेस देन जीरो है, यहाँ x ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ देखो x लेस देन के लिए भी हाफ के एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी हाफ के एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब इस केस में अगर अपन सोल्व करते हैं तो अपनी जो एनर्जी स्टेट में जो एनर्जी आती है जिसको अपन जनरली पढ़ते हैं क्या होती है, n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, और इसमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वाली एच क्रॉस बाई टू, फिर चलती है 3/2 एच क्रॉस ओमेगा, 5/2 एच क्रॉस ओमेगा एंड सो ऑन, ऐसे चलती है। तो ये फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। और इस क्वेश्चन में किसके लिए पूछा ना, अपने से पूछा है हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ना, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये ना, कॉन्सेप्चुअल है। बेसिकली बीएससी की बुक में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता नहीं है, जो अपन सीबीएस वगैरह की बुक पढ़ते हैं वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलता है। तो हायर एजुकेशन में भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगेन ये क्वांटम मैकेनिक्स का अच्छा क्वेश्चन, सिंपल अपने को टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करके सोल्व करना है। आपको किसी स्पेस में वेव फंक्शन दे रखा है, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये है और एक्स लेस देन जीरो के लिए वेव फंक्शन जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी पूछिए पार्टिकल की, जब टोटल एनर्जी क्या हो, जीरो। व्हाट इज द पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी, जीरो। तो सिंपल अपने को बेसिकली इसमें क्या यूज करना है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करनी है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन अपन जानते हैं बेसिकली, अपना श्रोडिंगर इक्वेशन होता है एच साई, बेसिकली ये होगा अपना एच साई इज इक्वल टू ई साई।
अब देखो क्वेश्चन में ई तो गिवन 0 है। अब देखो एच क्या होता है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m इंटू डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स टू साई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ई आपको क्या दे रखा है, गिवन है क्वेश्चन में 0। यहाँ से इसको आगे फर्दर सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई एक्स इज इक्वल टू जाएगा वी एक्स साई एक्स। सिंपल इसको सोल्व करना, तो अपने को कुछ नहीं करना है सोल्व में। इस क्वेश्चन में जो वेव फंक्शन दे रहा है उसका डबल डेरिवेटिव लेना है। इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m। डबल डेरिवेटिव लेने के बाद जो भी आपको आया उसको आपको इसमें ब्रैकेट में रखना और बाहर वेव फंक्शन वापस कॉमन ले लेना है, इज इक्वल टू वी एक्स इंटू साई एक्स। फिर वेव फंक्शन दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाए, या फिर अपन बोल सकते हैं दोनों तरफ इसको कंपेयर करेंगे तो वी एक्स की वैल्यू अपनी ये आ जाएगी, वी एक्स इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m और ये वाली अपनी वैल्यू आ जाएगी। इसको जब आप सोल्व करोगे तो जो इसका डबल डेरिवेटिव लोगे तो इसको सोल्व करने पे जो ब्रैकेट वाली वैल्यू होगी आएगी आपकी बेसिकली ये। सिंपल कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, डबल डेरिवेटिव लेना, आपका आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर। बस इसमें बेसिकली ये की चीज़ ध्यान रखनी है, आप डबल डेरिवेटिव लेने के बाद आपका जो वेव फंक्शन जो कॉमन आएगा उसमें उसको इस तरीके से कॉमन लेना है ताकि अपना जो जनरल वेव फंक्शन है ना, जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है वैसी ऐसी फॉर्म बांट लेनी है, एन एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, तभी अपन दोनों तरफ कंपेरिजन कर पाएंगे। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। सोल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन अपने हो रहा है 2 नंबर ऑप्शन से मैच हो रहा है ना बेसिकली, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ना। सिंपल क्वांटम मैकेनिक्स का अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये देखो ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये बेसिकली देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर ऑफ कॉइल 4 सेकंड दे रखा है, पीरियड दे रखा है 4 सेकंड, और एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स वाइब्रेशन डिक्रीज टू 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 46 सेकंड, है ना। इनिशियल का 1/10 हो जाता है कितने सेकंड में, 46 सेकंड में। नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पूछा है। ये बेसिकली इसमें गैल्वेनोमीटर देख के थोड़ा कंफ्यूज किया, बाकी है ये क्वेश्चन डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर का। किसका है क्वेश्चन, डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब देखो अगर ये डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन है तो डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर में अपन जानते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी आती है ओमेगा स्क्वायर हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो होती है बेसिकली नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर माइनस से माइनस आपका बेसिकली डैम्पिंग कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये डेल अपन मान लिया डैम्पिंग कोफिशिएंट है ना। जनरली सीबीएच की बुकों में इसको आर से भी लिखा होता है, पर जनरली अपने इसको यहाँ डेल से लिख लिया ना, आर से भी लिख सकते हैं वो खास करके। ये आता है बेसिकली जो आपकी डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका बेसिकली उसका स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट, हाँ ओमेगा इज इक्वल टू होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर माइनस से डैम्पिंग कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब देखो पर आपने से पूछा क्या नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर अपन यहाँ से देखेंगे तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर होगा, या फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी देखना चाहें तो ये आ जाएगी स्क्वायर रूट में ओमेगा का स्क्वायर प्लस डेल का स्क्वायर। अब देखो अल्टीमेटली अपने को निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अपने को निकालना है ये वाला। अब डेल चाहिए और ओमेगा, ओमेगा देखो अपने को गिवन है, ओमेगा अपने को देखो टाइम पीरियड दे रखा है गैल्वेनोमीटर का कितना 4 सेकंड, तो टाइम पीरियड दे रखा तो ओमेगा इज इक्वल टू अपन जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू होता है बेसिकली ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। टाइम पीरियड कितना दे रखा है 4 सेकंड, तो इसको 4 लिखेंगे तो यहाँ से कितनी आ जाएगी पाई बाई 2, तो ओमेगा तो अपने पास आ गया। अब बात आती है डेल, डेल कैसे निकालना, तो डेल निकालना देखो आसान है, कुछ भी नहीं है। डेल निकालने के देखो अपन क्या कर सकते हैं, देखो डेल कैसे निकालेंगे, डेल निकालने का सिंपल तरीका अपन जानते हैं, थोड़ा मैं इसको जनरलाइज कर दे रहा हूँ। देखो डेल निकालने के लिए अपन जानते हैं बेसिकली एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ये बेसिकली यहाँ से थोड़ा देखते हैं, ये आपको होगा एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस डेल टी, ये अपन जानते हैं। अब एक्स दे रखा आपको बेसिकली 1/10 कितना a/10 दे रखा है, ये दे रखा है a/10 इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस डेल, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है देखो टाइम दे रखा है इसमें 46 सेकेंड, तो टाइम अपने पास है 46 इंटू कर देंगे 46, यहाँ से डेल आ जाएगी जीरो। देखो ए से कैंसिल आउट, लॉगरिथम लेंगे तो उसका इसको उल्टा कर लेंगे तो 10 इज इक्वल टू आएगा ई की पावर माइनस 40 सॉरी प्लस 46 इंटू डेल। अब इसका सोल्व करके एंटी लॉग लेंगे यहाँ से, तो एंटी लॉग कितना आएगा यहाँ से, ये ln 10 जो तो आएगा 446 डेल, तो यहाँ देखो 46 डेल आ गए ना,
ये आ गया। तो डेल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1/46 ln10। इसको जब सोल्व करोगे तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 0.05। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 0.05। सिंपल, ये अपन जानते हैं, वही फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, मैंने थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। अब देखो अब क्या था, और ये टाइम पीरियड अपन निकाल चुके हैं π/2, है ना, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड अपने को दे रहा है तो फ्रीक्वेंसी निकालिए। नेचुरल फ्रीक्वेंसी चाहिए तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होगी, है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है, ये आपकी बेसिकली कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी है, तो ये 0, और इसको थोड़ा टेल कर लो। इसको सोल्व करोगे तो बेसिकली अपनी क्या आ जाएगी 0.05, ओमेगा स्क्वायर कितना 0.05 का होल स्क्वायर प्लस π/2 का होल स्क्वायर। अब देख लो कौन सी ऑप्शन मैच हो रहा है, π/2 का होल स्क्वायर मतलब π²/4, तो 0. बेसिकली 0.5, सॉरी इसमें 0.05 आएगा ये, हाँ इसको एक बार अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी बेसिकली ln10 1/46, इसको एक बार अपन देख लेते हैं 0.05, 0.05, एक मिनट चेक कर रहे हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। ln10 और ये डिवाइड बाई आएगा आपका 46, तो ये 0.05 पे आएगा ना, तो 0.05, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ये होगा 0.05, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, 0.05 होल स्क्वायर π²/4 पावर 1/2, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा अपना ना करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, अगेन क्वांटम मैकेनिक्स का हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन। ये भी देखो सीधा रिजल्ट याद रखने वाला सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व करने जाएंगे तो बात काफी लेंदी हो जाएगा थोड़ा, है ना, और इसमें ए डेगर वगैरह में अक्स स्क्वायर को अपने को लिखना पड़ेगा ए डेगर और ए की टर्म में, है ना, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, फिर उसको सोल्व करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसका देखो आंसर तो फाइनल आंसर तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो आने वाली है 2n+1, यहाँ पे जो ए की वैल्यू आने वाली है वो तो 2n+1 आने वाली है, स्टैंडर्ड है ना, ये तो आपको सीबीएच की बुक में सब जगह मिल जाएगा, स्टैंडर्ड है। पर अब एग्जाम में अगर ये तो चलो अपने पूछा एक्स स्क्वायर की, हो सकता है अगले वाले एग्जाम में नेक्स्ट एग्जाम में अपने से पूछ ले कि पी स्क्वायर की बताओ, है ना, पी स्क्वायर में ऐसी कोई टर्म दे दी और ए की वैल्यू पूछ ली, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो अपन इसको याद कैसे रखें सीधा, है ना, निकालने का देखो स्टैंडर्ड मेथड तो होता ही है, वो अभी मैं यहाँ बताने वाला नहीं हूँ, है ना, वो तो अपन जानते हैं सब जगह बुक में दे रखा है, कोई खास बात नहीं है, और कर भी सकते हैं, कोई खास बात नहीं है उसमें, सिंपल। पर अपने को यहाँ पे बेसिकली क्या यूज़ करना है, एग्जाम में अगर आ जाए तो छोटे टाइम में कैसे करें, तो देखो इसको रिलेट करके मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का पूछा वही बता दे रहा हूँ, फिर अपन पी स्क्वायर को भी डिस्कस करेंगे। तो देखो सिंपली देख लेते हैं अभी, देखो सिंपली जैसे अपने से पूछते हैं कि एनर्जी, तो अपन जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, होता है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ, हाफ के को लिख सकता हूँ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ भी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये एनर्जी है तो ये बेसिकली टोटल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और टोटल एनर्जी क्या होती है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब अपने को ये तो पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है बेसिकली, तो टोटल एनर्जी होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर में, वो E बराबर होती है n+12 इंटू एच क्रॉस ओमेगा की टर्म में चलती है, n+12 एच क्रॉस ओमेगा। तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक दोनों सम में ये आ रहा है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कुछ ऐसी टर्म आई होगी, तो इसको मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ इसको एक बार, ये अगेन मैं शॉर्ट जल्दी आप कैसे सोल्व करो उसका तरीका बता रहा हूँ, बाकी स्टैंडर्ड मेथड उसका सोल्व करने का तरीका वही है ना, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का तरीका वही है। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ना नॉर्मली अपन वेव फंक्शन लेके साई स्टार करके वैसे कर सकते हैं, एक अपन इसको ए और ए डिगर दो अपने जो ऑपरेटर है उनको यूज करके ना, ए और ए डिगर अपन एक्स स्क्वायर की टर्म में निकालना जानते हैं, बी की टर्म में निकालना जानते हैं, एक वो तरीका है, मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करेंगे, अपने को एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर चाहिए तो बाकी सबको इधर भेज दो, इसमें यहाँ पे एलसीएम में तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2n+1 डिवाइड बाई 2 एच क्रॉस ओमेगा अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, एम से सॉरी एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल आउट,
तो यहाँ से देखो वैल्यू क्या आई, 2n+1 इंटू एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा, ये वैल्यू आई 2n1। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे, ये तो अपन ने जनरली इस पोटेंशियल एनर्जी को टोटल एनर्जी के बराबर करके किया था भाई। अब अपन जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर तो एक ही केस में हो सकती है, कब, है ना, हमेशा बराबर तो होगी नहीं। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, टोटल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर तब आती है जब पार्टिकल एक्सट्रीमम पोजीशन पे हो ना, हमेशा तो इसके बराबर नहीं होती, है ना। तो अभी इसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये इसके एग्जैक्ट बराबर तो नहीं होगी, तो इसमें क्या कर देना अपने को, 2 से डिवाइड कर देना। अगेन मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ये अपन सीधा निकालने का एक तरीका सीख रहे हैं। अब देखो कंपेयर करो अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, तो मल्टीपल में क्या रहा आपका 2m। अब देखो ये तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। अब मान लो यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, किसके लिए पूछ लिया जाए, जैसे मान लो यही क्वेश्चन आपसे पीएन के लिए पूछा जाए, तो पीएन के लिए देखो कैसे निकालेंगे, देखो सॉरी पी एक्स स्क्वायर का कैसे निकालेंगे, पी एक्स स्क्वायर का निकालेंगे, अभी वही अपन सिंपल मेथड यूज करेंगे। अगेन पी स्क्वायर बराबर 2m अपॉन क्या बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। इसको भी अपन वही लिखते हैं n+12 एच क्रॉस ओमेगा, लिख देते हैं एक बार, है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी वही टोटल एनर्जी का पार्ट है। अब देखो यहाँ से अपने को पी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हाँ सर पी स्क्वायर की चाहिए, तो पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन 0 तो 2m से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2m ये आ जाएगा 2n+1 इंटू हाफ इंटू एच क्रॉस। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या वैल्यू बनी यहाँ से, पी स्क्वायर की जो वैल्यू बनी वो बनी आपकी 2n+1 इंटू 2n+1, तो इस बार क्या आएगा एच क्रॉस ओमेगा इंटू एम, ये तीनों मल्टीपल में आएंगे, एच क्रॉस ओमेगा इंटू एम, ठीक है, ये आ गया। अगेन इसमें पहले की तरह इसमें भी अपने को क्या कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। तो आगे अगर पी स्क्वायर के लिए पूछेगा तो आपको ये वाली वैल्यू देगा, एच क्रॉस एम ओमेगा बाई 2 देगा, तो इसके मल्टीपल में अगेन कितना आ रहा है 2n+1 ना। तो ये थोड़ा सा इजीली अपन अगर अपनी प्रैक्टिस है और अपने को पता है तो थोड़ा अपन सीधा, भाई एग्जाम में क्या होता है अपनी प्रैक्टिस तो होती है पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 का फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा, ये एम ओमेगा ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, क्योंकि दोनों में देखो कंफ्यूज फर्क इतना ही है, उसमें देखो एच क्रॉस ऊपर आ रहा है और एम ओमेगा नीचे आ रहा है, और इसमें तीनों ऊपर आ रहे हैं, तो इसको कंफ्यूजन दूर करने का ये एक शॉर्ट तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में शायद ये कहीं ना कहीं ऐसे हैं आपके स्कूल लेक्चरर में कहीं ना कहीं आया हुआ, प्रीवियस ईयर एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, या फिर कहीं नेट में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया हुआ। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, शानदार। देखो पूछ क्या रहा है, सबसे पहले अपन क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई पासिंग थ्रू ए आइडियल पोलराइज ए, अनदर identical polarizer B is placed behind A. The intensity of light beyond B is found to I0/2. Now another identical polarizer C is placed between A and B. The intensity beyond B is now found I0/8. The angle between A and C. देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सिंपली स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ मैं, पहले डायग्राम बना दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अपने पास 2 पोलराइजर है ए एंड बी, अपने पास कितने पोलराइजर हैं, ए एंड बी। जैसे लेट से ये ए है एंड ये बी है, ये 2 पोलराइजर। अब बोल रहा है कि यहाँ से जो आपका लाइट आ रहा है वो अनपोलराइज है, अनपोलराइज अध्रुवित प्रकाश। अब अपन जानते हैं ये अपना ए है और ये अपना पोलराइजर बी है, ये बोल रहा है। अब ये बोल रहा है कि ए से जो अपन जानते हैं अनपोलराइज लाइट किसी भी पोलराइजर से गिरती है आई इंटेंसिटी की, तो पोलराइजर की बाहर आपको मिलती है I/2, ये अपन जानते हैं। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो अनदर पोलराइजर आपने बी रखा प्लेस बिहाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बियॉन्ड बी फाउंड टू बी I/2, यहाँ पे भी I/2 और यहाँ पे भी बोल रहा है इसके बियॉन्ड भी I/2 मिल रही है। अब यहाँ से इस इंफॉर्मेशन बन के एक चीज समझ आई कि अगर यहाँ से I/2 आ रही है और यहाँ पे भी I/2 ही आ रही है, इसका मतलब इन दोनों पोलराइजर की जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो पैरेलल है। अगर इस वाले पोलराइजर की ऑप्टिकल एक्सिस है तो इसकी भी क्या हो गया आपकी, बेसिकली ये दोनों पैरेलल होंगे। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं मेलस लॉ से जो इंटेंसिटी होती है वो इंसिडेंट इंटेंसिटी I0 से कोस स्क्वायर थीटा, सेम इंटेंसिटी तभी मिल सकती है जब थीटा कितना हो 0, तो 0 होने का मतलब दोनों की एक्सिस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये बात तो यहाँ से अपने को समझ आ रही है। पहली वाली चीज, पहली कंडीशन से अपने को इतना ही समझना है। पहली कंडीशन से अपने को ये समझ आएगी कि ए और बी दोनों पैरेलल है, मतलब इन दोनों की ऑप्टिकल एक्सिस पैरेलल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं कि ए और बी के बीच में एक तीसरा पोलराइजर अपने इंसर्ट किया जिसको सी बोला है, जिसको अपने क्या बोला है, सी। अब बोल रहा है कि ए और सी के बीच का एंगल, अच्छा सी रखने पे जो बी के बियॉन्ड जो इंटेंसिटी मिल रही है बोली I/8 दे रखी है। अब पूछ रहा है ए और सी के बीच का एंगल। अब देखो नई कंडीशन में अपन क्या कर रहे हैं, न्यू कंडीशन में अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पोलराइजर लगा रहे हैं ऐसे,
सॉरी, ये थोड़ा सा ऐसे थोड़ा टिल नहीं हो रहा है, ये देखते हैं अभी हम। ये ऐसे दे रखा है, ये थोड़ा सा टिल करके दे दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से लाइट गिरेगी, यहाँ से जो लाइट गिरेगी उसकी जो, अच्छा इसकी ऑप्टिकल एक्सिस मान लेते हैं अपन, ये वाली इसकी ऑप्टिकल एक्सिस। अब मान लेते हैं कि ये पूछ रहा है ए, ये वाला पोलराइजर अपना सी है, बोल रहा है कि सी ए से कितना एंगल बनाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए से कितना, तो मान लेते हैं कि देखो ए की ऑप्टिकल एक्सिस का अपन जानते हैं वर्टिकल है, ऐसे ए की तो ऐसे ही है, देखो ए वाली की ये रही, ये की रही, ये एंगल मान लेते हैं थीटा। अब देखो लॉजिकली यहाँ से अगर इंटेंसिटी आई जीरो है, यहाँ इंटेंसिटी कितनी है आई जीरो, यहाँ इंटेंसिटी कितनी है बेसिकली आई जीरो, उस आई बाई टू, तो यहाँ देखो कितनी आएगी, यहाँ आई बाई टू, यहाँ एंगल थीटा, तो यहाँ जो इंटेंसिटी आएगी बेसिकली वो कितनी आएगी आई बाई टू इंटू कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इंटेंसिटी इंटू एंगल, तो एंगल कितना आई थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा। अब ठीक है, अब देखो यहाँ से जो लाइट गिरी वो इससे निकली, वो कैसे निकली पोलराइज ऐसे वर्टिकली, और यहाँ से जो लाइट निकली वो कैसे निकलेगी फिर ऐसे वर्टिकल से थीटा बनाते हुए। अगर वर्टिकल से थीटा बनाते हुए निकल रही है तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल है, तो मतलब यहाँ भी लाइट कितना एंगल बनाएगी फिर, इससे कितना बनाएगी थीटा, सॉरी ये कितना हो जाएगा लाइट ऐसे, तो लाइट इसके ऑप्टिकल एक्सिस से कितना बनाएगी, ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये अगर थीटा है तो अपने ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लाइट वर्टिकल थी और इसके बीच में एंगल, अभी लाइट ने एंगल बना लिया इतना, अब देखो थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। तो अब इसको अगर सोल्व करेंगे आगे अपन, इसको अगर अपन फर्दर क्या करेंगे सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ लाइट गिरी उसका ऑप्टिकल कंपोनेंट आएगा आपका वर्टिकल, पोलराइज हो गया। अब बेसिकली यहाँ से ए और सी, अपने से पूछा ए और सी के बीच का एंगल, ए और सी पूछा ना, हाँ ए और सी के बीच, तो ए और सी के बीच का एंगल अपने मान लिया बैठो, ठीक है थीटा मान लिया कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से जो लाइट निकलेगी उसका अगेन ऑप्टिकल कंपोनेंट इसके अलोंग होगा, इसके अलोंग हो गया, अब ये वाला, तो देखो थीटा हो गया। अब देखो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस से थीटा। तो आगे इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे अपन, तो आगे वाली जो इंटेंसिटी कितनी आएगी आफ्टर बी, देखो इनिशियल तो आई बाई टू, आफ्टर बी के बाद में पैरेलल है, ये समझ आ गया। नाउ सी इंटरसेक्ट करेंगे तो ये इंटेंसिटी बनेगी आपकी, देखो यहाँ से जो बनेगी, यहाँ से जो इंटेंसिटी नई इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, ये आएगी बेसिकली आई बाई टू कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस से थीटा हो जाएगा। ठीक है 90 माइनस थीटा। अब इसको देखो आगे सोल्व करेंगे अपन, इसको आगे फर्दर अपन सोल्व करेंगे तो अच्छा ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू भी अपने को दे रखी है क्वेश्चन में आई बाई 8, तो यहाँ से आई कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से 4 का कैंसिल आउट होगा, तो ये बन जाएगा अपना साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बन जाएगा, कोस स्क्वायर ये बेसिकली बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखा अपने, हाँ तो ये बन जाएगा आई बाई टू कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू आई बाई 8, यहाँ इससे कैंसिल आउट होगा तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन 2 थीटा की टर्म में, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, सॉरी ये यहाँ पे क्या है बेसिकली कोस स्क्वायर थीटा इंटू 9, ये होगा आई कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से लिखा अपन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको अपन कह सकते हैं साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी बेसिकली साइन 2 थीटा की टर्म बन जाएगी, साइन 2 थीटा है बराबर 1, तो यहाँ से साइन 2 थीटा 1 बराबर थीटा बराबर 90, 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा की वैल्यू आएगी 45, और ये 45 अपना ऑप्शन नंबर किससे मैच हो रहा है 4 से, 4 अपना क्या जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन, ये देखो ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, ये देखो बोल रहा है कि द एनर्जी ऑफ ए फ्री पार्टिकल, द एनर्जी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग इट्स रेस्ट मास एनर्जी इज ई, व्हाट इज द फेज वेलोसिटी ऑफ ए वेव पैकेट एसोसिएट विद मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो फेज वेलोसिटी अपन जानते हैं, फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेसिकली अपना, पी इज इक्वल टू होता है बेसिकली ई अपॉन पी, वेयर ई इज टोटल एनर्जी और पी मोमेंटम आपका।
अब देखो सिंपली अपने को क्या करना है, इसमें देखो ऑप्शंस में यहाँ क्या होगी, स्क्वायर रूट है ना, पावर 1/2 1/2 होगी सबके 1/2, यहाँ पे भी 1/2 है ना, सब में स्क्वायर रूट है। अब देखो अपने से पूछा क्या है, स्टैंडर्ड रिलेशन जानते हैं अपन, वी बराबर, देखो एनर्जी का स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, क्योंकि ई बराबर होता है अपना बेसिकली, ई बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर सी की पावर 4 ना, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी। यहाँ से अपन ये पी निकाल लेते, पी ई की टर्म में अपना ये आएगा, पी अपना की टर्म में आ गया। अब वी पी बराबर इक्वल टू क्या चाहिए अपना, ई अपॉन पी, तो ई अपॉन पी, पी की वैल्यू रखेंगे सी ऊपर चला जाएगा। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है इसमें, ये रेस्ट मास एनर्जी की टर्म भी दे रहा है, तो अपन जानते हैं ई बराबर होता है वो ये तो होता ही होता है, प्लस अपन ये भी लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, या फिर इसी को लिख सकते हैं m0 सी स्क्वायर अंडर रूट 1 - बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना। तो अपन क्या करेंगे, जो नीचे वाला ई है उसको अपन m की टर्म से रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो यहाँ से इस ई की जगह अपन क्या रखेंगे, बेसिकली m स्क्वायर सी की पावर 4, तो देखो ऊपर वीपी इक्वल टू, ये टर्म मैं थोड़ा एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, ई सी अपॉन नीचे वाला ई स्क्वायर की जगह रखूंगा मैं m स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, सॉरी m स्क्वायर सी की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा m0 स्क्वायर सी की पावर 4, अगेन देखो यहाँ पे पावर तो 1/2। इसको देखो फर्दर सोल्व करेंगे अपन आगे, इसको अपन फर्दर सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, वी पी इज इक्वल टू ई सी अपॉन, यहाँ से एम सी की पावर 4 कॉमन ले लूँगा तो बाहर सी स्क्वायर बचेगा, तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस से m0 स्क्वायर की पावर 1/2, एक सी से एक सी कैंसिल आउट, तो वी पी देखो अपना कितना आएगा, ई अपॉन सी अंडर रूट सॉरी एम स्क्वायर माइनस से m0 स्क्वायर की पावर हाफ, ये अपना सिंपल बन जाएगा। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन, देखो यहाँ पे भी पावर 1/2 है, कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, सेकंड ऑप्शन से, तो ये वाला सेकंड ऑप्शन ई अपॉन एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी, सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन सिंपल, इफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, अब देखो सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखा है, मतलब लेमडा ऑफ पी, इसलिए आपको क्या दे रखा है, लेमडा ऑफ पी इक्वल दे रखा है लेमडा ऑफ ई। अब देखो अब लेमडा बराबर तो जानते हैं अपन एच अपॉन पी, है ना, चूंकि एच कांस्टेंट है तो इंप्लाइज पी भी क्या होगा आपका कांस्टेंट, और पी कांस्टेंट हो गया मतलब क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा पी ऑफ लेमडा। अब देखो एक ही ऑप्शन है अपने पास, ये वाला ऑप्शन नंबर थर्ड, इलेक्ट्रॉन का संवेग बराबर होगा प्रोटॉन के संवेग, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन, सिंपल बिल्कुल सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा अपना इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन, ये देखो ये भी सीधा थ्योरी का क्वेश्चन है, ये भी अपना कैसा है थ्योरी का क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है सिंपली, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर रेजोनेंस इन द फोर्स ऑसिलेटर। पहला बोल रहे थे ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस अगर व्हेन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज स्लाइटली लोअर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर डिपेंडिंग ऑन डैम्पिंग, बिल्कुल। आगे बोल रहा है वेलोसिटी रेजोनेंस अकर व्हेन टू फ्रीक्वेंसी आर इक्वल वट एवर डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, है ना, वेलोसिटी रेजोनेंस तब मिलता है जब ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा 0, और एम्पलीट्यूड जो आपका रेजोनेंस है वो बेसिकली क्या होता है आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की उससे आपके पास ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी स्लाइटली लोअर देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, है ना, बेसिकली ओमेगा इज लेस देन क्या होना चाहिए, ओमेगा 0, ना, स्लाइटली। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, बिल्कुल सीधा थ्योरेटिकल, तो पहला ऑप्शन तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट विद एम्पलीट्यूड रेजोनेंस डिस्प्लेस लेग्स बिहाइंड द ड्राइविंग फोर्स बाय पाई व्हाइल वेलोसिटी एट रेजोनेंस इज ऑलवेज इन फेज विद ड्राइविंग फोर्स। अब देखो इसमें आगे वाली बात तो ठीक है, पर पहले वाली में गड़बड़ हो गया, ये जो ड्राइविंग फोर्स से कितना एंगल से पीछे होता है, पाई से ना होकर पाई/2 से होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ए ट्रू होगा और बी फॉल्स होगा। ए ट्रू बी फॉल्स कौन से ऑप्शन में आपका, बेसिकली फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये भी बिल्कुल सीधा थ्योरी का क्वेश्चन था, है ना, अभी तक अपने को थ्योरी के दो ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक तो ये पीछे वाला और एक ही, है ना, ये दो बिल्कुल स्टैंडर्ड थ्योरी के क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन, ये देखो ये तो काफी मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसमें, तो ना इजी क्वेश्चन था, वैसे इजी क्वेश्चन नहीं कह सकते इसको, कैलकुलेशन काफी थी इसमें, पर हाँ वैसे कॉन्सेप्चुअल देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल कंजर्वेशन लगेगा। पहले बोल रहा है कि इन ए कोलिनियर कोलिजन पार्टिकल विद इनिशियल वेलोसिटी v दे रखा है स्ट्राइक ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ सेम मास, है ना, तो मोमेंटम कंजर्वेशन निकाल के वेलोसिटी निकाल सकते। इफ द फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ग्रेटर देन द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी
देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी पूछी आफ्टर कोलिजन। अब देखो, अब इसमें तो देखो फिजिक्स तो कुछ है नहीं, इसमें प्योर कैलकुलेशन है। फिजिक्स तो सिंपल इतना देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है अपनी, इतनी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है 50% बढ़ गई, मतलब अगर पहले 50% बढ़ गई तो इनिशियल की 1.5 हो जाएगी, मतलब अगर इनिशियल हाफ है तो फाइनल कितनी हो जाएगी 3/4। अब देखो, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन से अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, v1 प्लस v2 बराबर क्यों, क्योंकि पहला जो वाला पार्टिकल है इसका मास m और v नोट से दौड़ रहा है, दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे, और आफ्टर कोलिजन ये मान लेते हैं m, ये मान लेते हैं m, ये मान लो v1 से जा रहा है, ये मान लो जा रहा है v2 से, ये बोल रहे हैं। तो देखो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर अपन लगाएंगे तो इनिशियली मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंट, तो इनिशियल है mv बराबर फाइनल है mv1 प्लस mv2, m कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ कॉमन लेगी, तो पहली इक्वेशन तो ये बन जाएगी v1 प्लस v2 बराबर v स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की 3/4 है, तो ये अपने को गिवन है। सॉरी हाँ, अपन इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, इनिशियल फाइनल इसमें कंजर्व तो है नहीं, बराबर तो है नहीं, 50% बढ़ रही है तो कंजर्व तो है नहीं बेसिकली। इसमें बेसिकली ये दे रही कि ये अपनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये अपनी कैलकुलेट की वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ रही है अपनी। अच्छा, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये कितनी दे रही है, इनिशियल की 3/4, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3/4 mv नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से देखो अगेन m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 बार कैंसिल आउट होगा, इक्वेशन बनेगी अपनी 3v स्क्वायर इज इक्वल टू 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। देखो ये हो, तो अपने पास कितनी इक्वेशन बनी, देखो 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल, ये कितना बनेगा 3v नॉट स्क्वायर। देखो अपने पास वेरिएबल कौन है, देखो एक इक्वेशन तो हो गया अपना ये वाला v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v नॉट, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन ये बन गया 3v स्क्वायर v1 प्लस, तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, यहाँ से आ जाएगा v1 एंड v2। अब देखो ये तो पेयर कैलकुलेशन है, v1 v2 अपन 2 इक्वेशन को सोल्व करेंगे जनरली। v नोट तो गिवन है, v1 v2 वेरिएबल, v1 v2 आ जाएगा, फिर रिलेटिव पूछे तो v1 माइनस v2 निकालें, इसको जब सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी √2 v नोट, √2 v नोट। अब ये क्वेश्चन वैसे फिजिक्स के हिसाब से देखिए तो कॉन्सेप्चुअल तो बहुत आसान है, सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा है, पर इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सोल्व करेगा थोड़ा टाइम लगेगा। पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन, 93 वाला क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। देखो 2 स्टेटमेंट दिए अपने को, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें पूछा कि कौन से कथन सही है। पहला बोल रहा है कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन चार्ज आर रेस्ट, हाँ ये बिल्कुल सही है, चार्जर रेस्ट पे होते वैलिड होते। कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन सेपरेशन इज स्मॉलर देन न्यूक्लियर साइज, ये गलत हो जाएगा। कूलम्ब्स लॉ तो 0 से लेकर इनफाइनाइट सब डिस्टेंस के लिए वैलिड है ना, 0 से लेकर इनफाइनाइट सब डिस्टेंस के लिए वैलिड होता है, तो ये गलत हो जाएगा। कूलम्ब्स फोर्स ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, हाँ बिल्कुल, कूलम्ब्स लॉ में अपन जानते हैं 2 चार्ज होता है, एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, ये इधर वाला इसको इधर खींच रहा होता है अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, और ये इसको इधर खींच रहा होता है अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं ना, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, फॉर एक्शन है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये वाले कॉन्सेप्ट पे काम करता है, मतलब ये वैलिड है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, ए और सी कौन से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड से, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, अभी तक 3 अपने को इजी क्वेश्चन मिले हैं ना, जो थ्योरेटिकल थे, बाकी सब कैलकुलेटिव। अब ये दिखने में देखो ये थ्योरेटिकल लग रहा है, पर ये भी कॉन्सेप्चुअल है। देखो इसका एक एक स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं पूछ रहा, पर सारी सोल्व कर। पहला एंथैल्पी से रिलेटेड है, एंथैल्पी है ना, ये बोल रहा है कि एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट इन रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस, तो इसको अपने को सोल्व करना पड़ेगा। एंथैल्पी बराबर देखो अपन जानते हैं प्यारे बच्चों, एच बराबर होता है यू प्लस पी वी। अब यहाँ से अगर डी एच निकालूंगा तो क्या हो जाएगा डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। देखो डी एच डी यू प्लस डी वी टी वी, देखो डी यू प्लस पी डी वी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं टी डी एस प्लस वी डी पी, समझ रहे होंगे आप, क्योंकि डी यू प्लस पी डी वी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से लिखेंगे डी क्यू को लिखेंगे टी डी एस। अब देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि ये बेसिकली बोल रहा है कि एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट इन रिवर्सिबल आइसोबैरिक एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक मतलब डेल्टा पी जीरो, आइडियाबैटिक मतलब डेल्टा एस जीरो, तो ये पूरा मतलब जीरो, तो डी एच बराबर जीरो इंप्लाइज एच कांस्टेंट, मतलब पहला तो सही है। अब है ये थ्योरेटिकल को देखने का क्वेश्चन, पर इसको अपने को से देखना पड़ेगा,
या तो स्टैंडर्ड याद रखो या तो फिर यहाँ पे कैलकुलेट, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट होगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। दूसरा देखो, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द आइसोथर्मल आइसो, अब एफ वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगेन एफ इज इक्वल टू अपन जानते हैं, एफ इज इक्वल टू जानते हैं अपन यू माइनस टी एस। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी एफ बराबर क्या लिखेंगे, डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। हाँ सर, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डी यू माइनस टी डी एस को क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, इसको लिख सकते हैं डी यू माइनस टी डी एस। ये हो जाएगा आपका बेसिकली डी यू माइनस टी डी एस, ये हो जाएगा माइनस पी डी वी माइनस एस टी टी, है ना, क्योंकि अपन जानते हैं टी डी एस बराबर होता है डी यू प्लस पी डी वी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मिला के, है ना, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी क्यू बराबर टी डी एस लिख देते हैं, तो मिला के आ जाता है। तो यहाँ से देखो डी यू माइनस टी डी एस, डी यू माइनस टी डी एस मतलब माइनस पी डी वी। अगेन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये बेसिकली बोल रहा है कि हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब डी टी जीरो, आइसोकोरिक मतलब डी वी जीरो। अगेन डी एफ जीरो इम्प्लाइज एफ कांस्टेंट, ये भी करेक्ट है भाई, ये भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 2 में भी कोई समस्या नहीं है। अब ऑप्शन नंबर 3 की बोलते हैं, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस बराबर इंक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, इंक्रीज इन वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो इसी में देखो वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो हो गई, मतलब डी एफ कितना आएगा, माइनस टाइम पी डी वी आएगा। अब देखो माइनस टाइम पी डी वी आ रहा है, इसका मतलब ये डी एफ ग्रेटर देन जीरो है कि लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, तो डी एफ क्या आएगा, लेस देन जीरो। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वर्क डन बाय रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इंक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, इंक्रीज नहीं करा बल्कि क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज। मतलब आपका ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, रॉन्ग। फोर्थ अपन चेक कर सकते हैं, फॉर रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस चेंज इन एंथैल्पी बराबर हीट एब्जॉर्ब, देख लेते हैं। फॉर रिवर्सिबल आइसोबारिक, देखो इसमें देखो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए टर्म जीरो, तो अपना डी एच कितना आएगा, टी डी एस, और टी डी एस को क्या ले सकते हैं बेसिकली डी क्यू, और डी क्यू बिल्कुल सही है, टी डी एस बराबर डी क्यू, मतलब डी एच बराबर कितना आ गया, डी क्यू। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंथैल्पी बराबर होगा हीट एब्जॉर्ब, बिल्कुल हीट एब्जॉर्ब, चेंज इन एंथैल्पी बराबर होगा हीट एब्जॉर्ब, है ना। पॉजिटिव साइन आ रहा मतलब हीट एब्जॉर्ब, यहीं भी अगर नेगेटिव साइन आता तो अपन बोलते हैं हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज मतलब उसने हीट कितनी रिलीज की, ये वाला। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो 3 आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट है इसलिए यही पूछा इनकरेक्ट वाला ऑप्शन, तो 3 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है, ये बेसिकली पी जीरो, यहाँ पे देखो ये कोस छोटा, ये आपका आएगा आर के, और यहाँ पे आएगा बेसिकली थीटा के। द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन एक्सियल प्लेन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये देखो ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ये तो एपी लेवल का क्वेश्चन है ना, ये सेकंड ग्रेड की लेवल का क्वेश्चन ही नहीं है, इसका लेवल तो एपी लेवल का है सिंपली। देखो ये इस क्वेश्चन की वैसे कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, इस क्वेश्चन को अपन एक अलग से सेपरेट वीडियो में इस क्वेश्चन को अलग से अपन डिस्कस करेंगे। अभी मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ डाइपोल फील्ड लाइन इन पोलर कोऑर्डिनेट होती है, वो बेसिकली होती है आर बराबर सी थीटा स्क्वायर, आर इज इक्वल टू क्या होती है, सी थीटा स्क्वायर। ये आई कहाँ से, इसमें प्योर मैथमेटिक्स है, ये कहाँ से आएगी अपन एक अलग क्लास में एक पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, शॉर्ट वीडियो में इस पर्टिकुलर वीडियो को डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये अपने को थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, ये होता है आर सी थीटा स्क्वायर। अब देखो इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपने को अक्स जेड प्लेन में पूछा है, तो यहाँ से देखो अक्स बराबर तो होगा अपना आर साइन थीटा, और जो जेड बराबर होगा वो होगा आर कोस थीटा। क्यों, क्योंकि अपनी जनरली इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है ना, जो एंगल होता है वो आर का, वो किसे लेते हैं अपन बेसिकली थीटा जेड एक्सिस से, और जिसके साथ एंगल बनता है वहाँ कंपोनेंट आता है कोस थीटा, और थीटा बनता है, और जहाँ से एंगल नहीं बनता वहाँ पे कितना आता है, किसका कंपोनेंट आता है, साइन थीटा ना। तो अक्स के साथ आएगा साइन थीटा और जेड के साथ आएगा आर कोस थीटा। तो यहाँ से अगर अपन अक्स अपॉन जेड निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, ये बेसिकली एक्स अपॉन आर निकालना चाहिए, या फिर यहाँ से साइन थीटा निकालना चाहिए तो कितना आएगा, साइन थीटा इक्वल टू आएगा एक्स अपॉन आर। कहने का मतलब अपने को आर को रिप्लेस करना है और साइन थीटा को रिप्लेस करना है, तो आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको फर्दर सोल्व करूँगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये आर की पावर 3 सी एक्स स्क्वायर बराबर। अब आर स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ से कितना आएगा, बेसिकली आर स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
यहाँ से आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर सी एक्स स्क्वायर। इसको आगे फर्दर सोल्व करना चाहूँ तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3 बराबर सी एक्स की पावर 4, सी एक्स की पावर 4। तो ऐसा ऑप्शन अपना कौन सा है? पावर 3 बराबर बन जाएगा सी एक्स की पावर 4। तो यहाँ से ऐसा कौन सा ऑप्शन कौन सा बन रहा है अपना? ये देखो, ऑप्शन नंबर सेकेंड है ना, ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा? ऑप्शन नंबर सॉरी थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? क्योंकि बोथ साइड अपन स्क्वायर कर देंगे, सी एक्स की पावर 4 आएगा, है ना। इसमें पावर 4 है, थोड़ा ऑप्शन भी ऐसे कंफ्यूजिंग वाले, इसमें पावर 4 और यहाँ पे 3/2 है। 3/2 की पावर 7 क्या आएगा? एक्स की पावर 2 आएगा, तो ये भी सही हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन 90 आगे वाले क्वेश्चन में। ये भी क्वांटम न्यूक्लियर फिजिक्स का सीधा क्वेश्चन था, सिंपल थ्योरेटिकली। Which of the following option is not correct? The isospin quantum number I behaves in as angular momentum follow law of addition, ये बिल्कुल सही है। The third component of isospin is conserved in both strong and electromagnetic, थर्ड कंपोनेंट दोनों में कंजर्व रहता है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है ना। थर्ड कंपोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग में दोनों में रहता है। ये बोल रहा है आइसोस्पिन क्वांटम नंबर इज कंजर्व्ड आई इन ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में होता है। किसमें होता है? बेसिकली स्ट्रॉन्ग में। आई जो आपका होता है वो किसमें कंजर्व होता है? सिर्फ स्ट्रॉन्ग में। और जो I3 होता है वो दोनों में होता है, स्ट्रॉन्ग में भी होता है प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में दोनों में होता है, तो ये ध्यान रखना है। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन बिहेव लाइक स्केलर फॉलो एल्जेब्रिक लॉ, सही है। तो थर्ड क्या हो जाएगा आपका? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये अपना आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ अपन। ये भी अच्छा क्वेश्चन था ना, लेजर का अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इसमें देखो क्या बोल रहा है? टू लेवल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी नोट, रेशियो पॉपुलेशन ये आपको दे रखा है, टेम्परेचर टी सॉरी है ना, ये रेशियो 2:1 है यहाँ पे, और यहाँ पे है एट रेशियो 1। कि बोल रहा है कि पॉपुलेशन जो रेशियो है जो T0 टेम्परेचर पे था बेसिकली 2:1, और बोल रहा है कि एट टी टेम्परेचर पे है एट रेशियो 1। देन T0 पूछा आपसे, है ना, T0 कितना है वो आपसे फाइंड T0 है ना, फाइंड T0 मतलब इन टर्म ऑफ टी निकालना है, टी और T0 में रिलेशन निकालना है। अब देखो बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल से जानते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर स्टेट कितने होते हैं? E⁻⁻⁰ है ना, उस एनर्जी जिस एनर्जी में पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं उसकी एनर्जी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और वहाँ का टेम्परेचर। इसको जब सोल्व करेंगे अपन, जैसे लोअर एनर्जी स्टेट को अपन मान लेते हैं N1 और अपर को मान लेते हैं अगर N2, तो कितना हो जाएगा? ये E की पावर ऊपर तो आएगा -E1 अपॉन KBT, और नीचे आएगा E की पावर -E2 अपॉन KBT। इसको जब सोल्व करेंगे तो N1 अपॉन N2 कितना आएगा? N1 अपॉन N2 कितना आ जाएगा? E की पावर E2 पॉजिटिव आ जाएगा तो हो जाएगा E2 - E1 अपॉन KBT। अब देखो E2 - E1 को अपन ने डेल्टा ई लिख दिया, चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई, E की पावर डेल्टा ई अपॉन KBT। तो ये अपने को डायरेक्ट यहाँ पे यूज किया है, लोअर अपॉन अपर ये वाली विधि, है ना, डेल्टा ई अपॉन KBT। अब देखो सिंपल, लोअर अपॉन अपर मतलब N1 अपॉन N2, T0 पे क्या रेशियो दे रखा है? इन दोनों का रेशियो 2 दे रखा है, तो 2 इज इक्वल टू अपन ये वाली यूज करेंगे इक्वेशन, एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो ये वाला कितना आ जाएगा? बेसिकली ln2। सिमिलरली फिर दे रखा है एट टी टेम्परेचर, एट टी टेम्परेचर पे यही रेशियो दे रखा है एट रेशियो 1, एट रेशियो 1 है, तो यह आ जाएगा एट इज इक्वल टू वही अगेन एक्सपोनेंशियल डेल्टा ई जी अपॉन KBT। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से एंटी लॉग लोगे तो इसकी वैल्यू अगेन कितनी आ जाएगी? ln8। अब देखो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, दोनों को अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो ln8 अपॉन ln2, इन दोनों को डिवाइड किया ln8 अपॉन ln2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो ये अपन अगर यूज करेंगे यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को, ln8 अपॉन ln2, ln8 की वैल्यू कितनी है? ये रही, तो डेल्टा ई अपॉन KBT, और उसकी है डेल्टा ई अपॉन KBT0, तो ये तो देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा T0 अपॉन टी, तो ये लिखा है T0 अपॉन टी। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ln8 को लिख सकता हूँ मैं ln2 की पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 3ln2, ये लिखा है 3ln2 अपॉन ln2 t अपॉन टी, ln2 से ln2 कैंसिल आउट, तो अपना T0 अपॉन टी आया बेसिकली 3, इम्प्लाइज T0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा?
3t। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, फोर्थ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन 98। ये देखो सीधा सिंपल क्वेश्चन प्लेन वेव का। ये प्लेन वेव इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वेव वेक्टर के प्रोपेगेट इन ए नेचुरल होमोजीनियस एनिसोट्रोपिक नॉन कंडक्टिंग मीडियम विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है तो अपन जानते हैं जनरली के डॉट भी जीरो होता है, ये करेक्ट है ना। एच इज ट्रांसफर टू के, मतलब एच परपेंडिकुलर टू के, ये भी सही है। डी ट्रांसफर टू के डी परपेंडिकुलर के, ये भी सही है। ई बोल रहा है कि परपेंडिकुलर टू के, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। जनरली अगर ये यहाँ पे आइसोट्रोपिक मीडियम होता, कौन सा होता, आइसोट्रोपिक मीडियम, मीडियम, तब तो यहाँ पे अपन लिखते ए परपेंडिकुलर के, ये भी करेक्ट होता। ए भी क्या होता है आपका बेसिकली के परपेंडिकुलर होता, पर ये दे रहेगा इन आइसोट्रोपिक सिस्टम। तो एन इन आइसोट्रोपिक मीडियम में क्या होता है बेसिकली ई की के, ई आपका के परपेंडिकुलर नहीं होता। तो फोर्थ आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हेडलाइट ऑफ ए कार आर 1.4 मीटर अपार्ट, ए पीपल डायमीटर 3 mm, मैक्सिमम डिस्टेंट एट विच दे कैन रिजोल्व वेवलेंथ। बेसिकली क्या बोल रहा है, ये भी कोई भी कार है आपकी, उसकी दो हेडलाइट है ना, हेडलाइट ऑफ कार आर 1 पॉइंट अपार्ट, ये कितनी मीटर दूरी पे है, 1.4 मीटर की दूरी पे है ना। और अब बोल रहा है कि क्या बोल रहा है बेसिकली, हाँ मैक्सिमम एट विच दे कैन ओब्जर्व, है ना, आँख की कितनी दूरी से, कहाँ से अपन इसको देखें बेसिकली कि ये दोनों अपने को सेपरेटली दिखें, है ना। और इसमें रेडियस जो आपका डायमीटर ऑफ जो आपकी आई है उसको कितना दे रखा है 3 mm, है ना, कि यहाँ से कितनी दूरी हो मिनिमम, मिनिमम कितनी दूरी हो कि ये दोनों अपने को सेपरेटली दिखें। और वेवलेंथ अपने को आपकी 500 नैनोमीटर दे रही है। अब अपन जानते हैं देखो रिजोल्विंग पावर कितनी होती है, थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी। अब देखो इन दोनों को सेपरेटली देखना, तो ये वाला बेसिकली अपन ये जो एंगल कितना बना ये तो देखते हैं। तो जब एंगल निकालेंगे जब, तो यहाँ से टेन थीटा, और थीटा जब स्मॉल होता है तो क्या हो जाता है टेन थीटा, जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेट टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना अपना परपेंडिकुलर है बेसिकली डी, ये वाला हो गया अपना डी, ये वाला लेंथ, सेपरेशन बिटवीन हेडलाइट्स डी दिया ना, तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, ये थीटा तो परपेंडिकुलर डी अपॉन बेस, बेस कितना एल, एल आ जाएगा। अब थीटा स्मॉल है तो इसको अप्रोक्सीमेट थीटा लिख देंगे, साइन थीटा बराबर स्मॉल टेन थीटा बराबर थीटा, तो यहाँ से डी ओपन एल आया। और जनरली स्टैंडर्ड फॉर्मूले से जानते हैं अपन रिलेटिव पावर से 1.22 लैम्डा अपॉन डी। इन दोनों को इक्वेट करेंगे अपन, इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे अपन तो अपना क्या आएगा डी बाई एल इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी। अब यहाँ से अपने को कैलकुलेट क्या करना है एल, एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बड़ा डी छोटा डी अपॉन 1.22 इंटू लैम्डा। बस यही था। अब इस सभी वैल्यूज को सोल्व करोगे, यहाँ पे रख के सोल्व करने की वैल्यू आएगी 60 एट 96 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये अगेन देखो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन, एरनफेस्ट थ्योरम का क्या आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसमें बेसिकली हाँ ये इसमें एरनफेस्ट का ये क्या आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट था, इसमें तो देखने की जरूरत नहीं। तो अपने को क्या करना है सीधा ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ मोशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। नेक्स्ट देखो ये देखो दो अपने को दो स्टेटमेंट दे रखे हैं रीजन और एक्सप्रेशन। ये बोल रहा है कि रेडियो एक्टिविटी ऑफ 10 टू पावर एट अनडिकेड न्यूक्लियाई ऑफ हाफ लाइफ 50 डेज इज इक्वल टू दैट ऑफ 1.22 इंटू 10 टू पावर एट अनडिकेड न्यूक्लियाई ऑफ सम अदर मटेरियल विद हाफ लाइफ 60 डेज। अब देखो सिंपल क्या बोल रहा है, ये रेडियो एक्टिविटी अपन जानते हैं बेसिकली आर इज इक्वल टू क्या होता है लिम्डा एन, वहाँ यहाँ पे एन क्या होता है टी टाइम पे प्रेजेंट न्यूक्लियन की संख्या, टी टाइम पे प्रेजेंट न्यूक्लियाई की संख्या, ये अपन जानते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट प्रेजेंट, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम टी। लेमडा क्या है डी के कांस्टेंट होता है, इसको अपन हाफ लाइफ की टर्म में लिख सकते हैं 0.299 इंटू हाफ इंटू एन। अब बोल रहा है R1, पहले R1 अपने को कितना दे रखा है, R1 बोल रहा है कि
हाफ लाइफ टाइम कितना दे रखा R1 की केस में 50 डेज, तो अपने हाफ लाइफ रखा 50 डेज, और जो एन दे रखे हैं वो दे रखे हैं 10 टू पावर 8, इसको रखा अपने 16 की, तो ये अपनी रेट आई जो रेडियो एक्टिविटी आ गई। सेकंड वाले केस में बोल रहा है कि लाइफ टाइम तो हो गया आपका 60 डेज, और इस बार अनडिकेड है 1 पॉइंट इंटू 10 टू पावर 8, तो इस बार मैं क्या रखूँगा बेसिकली आपका टी हाफ की जगह तो रख दूंगा 60, और जो एन है एन की जगह पहले था 10 टू पावर 8, इस बार है 1 पॉइंट इंटू 10 टू पावर 8 ये वाला। इसको फिर सोल्व किया तो वही वैल्यू आ गई पहले वाली, मतलब ये दोनों ही केस में क्या है सेम है, मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी ऑफ 10 टू पावर 8 एंड यू कैन प्ले एट 50 डेज, half life 50 days is equal to that of 1.2 into 10 to power 8 undecayed nuclei of some other material with half life time 10। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है ना, अपन दोनों केस में निकाल के चेक कर लिए, दोनों ही केस में बराबर आ रही है। दूसरा बोल रहा है कि बेसिकली रेडियो एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ, नहीं ये नहीं आ रहा। आर तो देखो क्या आ रहा है, आर आपका जो आ रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है टी हाफ, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो रीजन है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल सकते हैं बेसिकली ये क्या हो गया, वो ये वाला, and the assertion is true but reason false, assertion is true but reason is false, ऑप्शन नंबर 4 क्या जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, देखो ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि व्हाइट लाइट दे रखी है आपको जिसकी वेवलेंथ है बोल रहे कि 400 से 700 नैनोमीटर इन यंग मॉडुलस डबल स्लिट, स्लिट सेपरेट बोल रहा है डी दे रखा है, एल दे रखा है, और होल दे रखा है, होल इज एट वाई बराबर 1 mm फ्रॉम सेंट्रल लाइन विच वेवलेंथ विल बी एब्सेंट इन दैट पॉइंट। देखो सिंपल अपन उसका वाई डी सी का अपन जानते हैं सिंपल, ये आपका हो गया स्टेटमेंट, ये यहाँ से ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ अपने को कोई मिल रहा है ये थीटा, यहाँ पे आप क्या स्लिट, तो स्लिट फिट दे रखी है अपने को डी, और बेसिकली क्या दे रखा है एल, और ये बड़ा डी, इसको एल से भी लिख देते हैं, बड़ा डी अपना, बड़ा डी से भी लिखते हैं एल, ये अपने को दे रखा है। और बोल रहा है कि सेंटर से 1 आई वाई एम, वाई बराबर दे रखा है 1 mm, छोटा डी दे रखा है अपने को 0.5 mm, और एल इजिकल दे रखा है 50 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 50 सेंटीमीटर। अब देखो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कोई होल किया है इन्होंने, वाई बराबर 1 सेंटीमीटर, अब पूछ रहा है कि इस होल में कौन कौन सी वेवलेंथ एब्सेंट होंगी। अब वेवलेंथ एब्सेंट होने का मतलब अपने को क्या बनेगा, कौन सा बेसिकली कौन सा इंटरफेरेंस कराएंगे, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, तो अपन कराएंगे डार्क फ्रिंज के लिए कौन सा होता है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपन लिख सकते हैं एम लेमडा एल अपॉन डी, सिंपल अपन वाई डी सी में से पढ़ते हैं वाई बराबर। अब अगर ये कंस्ट्रक्टिव अगर आपका ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो एम की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आइदर लेमडा बाई 2 है ना, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, अगर ऐसा आता है तो मतलब ये कैसा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, अदरवाइज ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सॉरी ये जो आपका फेज डिफरेंस बता रहा हूँ, ये एम की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो 1/2 या 3/2 या कितनी आनी चाहिए 5/2, 1/2 3/2 5/2 चलनी चाहिए। ये अगर डिस्ट्रक्टिव बताती है कितनी चलती है 0, 1, 2, 3 ये चलती है। अब इसको तो अपन अलग अलग वेवलेंथ लेके सोल्व कर लेंगे, जैसे पहले अपन ने 500 के लिए सोल्व किया, तो 500 के लिए जब सोल्व किया था एम की वैल्यू आई 2, अब एम की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो ये तो कौन सा इंटरफेरेंस हो गया कंस्ट्रक्टिव, मतलब ये तो नहीं हो सकता क्योंकि अपने को डार्क फ्रिंज चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। अब अपन 420 पे चेक करेंगे, 420 पे 3.28 आ रहा है जो कि इंटीजर ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर अपन 667 पे चेक करेंगे तो ये आएगा 1.5, 1.5 मतलब इसको लिख सकते हैं 3/2, ओड इंटीजर मिल रहा है अपने को, इसका मतलब ये होगा, ये प्रेजेंट होगी वेवलेंथ एक तो। उसके बाद 400 पे चेक करेंगे इसी फॉर्मूले, इस वाले फॉर्मूले में ना, ये वाला लेमडा, यहाँ पे अपन रख के चेक कर लेंगे, बाकी सारे पास अपने पास है, देखो वाई भी है, डी भी है, एल भी है, लेमडा को रख के एम आ जाएगा यहाँ से, तो देखो ये अपने सोल्व भी कर रखा है यहाँ पे, इस वाले टर्म में बनेंगे। अब अपन अलग अलग वेवलेंथ के लिए चेक कर लेंगे, फिर अपन रखेंगे बेसिकली 600 नैनोमीटर, 600 400 रखेंगे तो आएगा 2.5, 2.5 अगेन ओड इंटीजर, इसको ले सकता हूँ 5/2, तो ये भी प्रेजेंट होगा। उसके बाद 600 पे देख लेते हैं, 600 पे आएगा 1.67, 1.67 अगेन इंटीजर नहीं, मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब कौन कौन सी वेवलेंथ मिलेंगी 400 और 667, 400 और 667 और कौन सी में आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, वो ऑप्शन से करने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो आगे वाला बोल रहा है, ये देखो
ये भी सिंपल, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम व्हेन अनदर वेवलेंथ इज यूज्ड एंगुलर विड्थ डिक्रीज बाय 30%, फाइंड न्यू वेवलेंथ। तो अपन तो जानते हैं एंगुलर विड्थ जो होती है बेसिकली थीटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। तो थीटा अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो देखो अगर आप क्या बढ़ा रहे हो, वेवलेंथ एंगुलर विड्थ को अगर डिक्रीज कर रहे हो तो वेवलेंथ भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अगर पहले वेवलेंथ अगर आपका लैम्डा था तो न्यू विड्थ आपकी कितनी हो जाएगी, ओल्ड विड्थ की कितनी है 0.7%, मतलब 30% कम हो गई। तो न्यू वेवलेंथ की कितनी आ जाएगी 0.7 इंटू 6000, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 42 एंगस्ट्रॉम। तो 42 एंगस्ट्रॉम अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अच्छा क्वेश्चन था। 3 कोसेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल शेल दे रखे हैं, R2 R3 R, इन पे चार्ज Q1 Q2 भी दे रखे हैं। ऐसा पाया गया कि इन पे आउटर सरफेस जो चार्ज डेंसिटी है सभी पे बराबर है, जिन चार्ज का रेशियो कुछ है। देखो क्वेश्चन क्या है, 3 कोसेंट्रिक्स हैं आपकी, 1 2 और 3, 3 अपने पास है। इस पे चार्ज Q1 मान लेते हैं, इस पे Q2, इस पे Q3। सिंपल है, ये तो कुछ भी नहीं है। इनका रेडियस R1 दे रखा है, R2 और R3। सिग्मा बराबर होता है अपन चार्ज अपॉन सरफेस एरिया 4 पाई R²। सिग्मा सभी पे बराबर है, यहाँ पे भी सिग्मा है तो यहाँ पे भी सिग्मा है तो यहाँ पे भी सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर चार्ज इंटू 4 पाई² में सिग्मा बराबर है, तो चार्ज किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, यहाँ से चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R², क्योंकि सिग्मा तो कांस्टेंट है। मतलब रेडियस जैसे बढ़ेगा चार्ज तो R कितना आ रहा है, देखो R 2R और 3R, तो इनका स्क्वायर कर दो, R² 4R², 9R²। R कैंसिल आउट तो रेशियो बनेगा 1:4:9। तो सीधा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर। ये क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। ये इस पेपर का जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का लास्ट क्वेश्चन, ये भी थ्योरेटिकल इजी क्वेश्चन था। इफ वी लुक एट मिरर न्यूक्लियाई वी फाइंड दैट देयर बाइंडिंग एनर्जी आर ऑलमोस्ट सेम। Using this empirical fact, the nuclear force can be said to be independent of which of the following property of nuclei। अब हम जानते हैं, अगर अपने को प्रॉपर्टी पता है तो इसको हम सीधा ही कर सकते हैं। अपन जानते हैं, देखो चार्ज इंडिपेंडेंट, देखो पेरिटी डिपेंडेंट होता है, ये देखो स्पिन तो क्या होता है डिपेंडेंट ना, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई इससे भी क्या होता है बेसिकली इंडिपेंडेंट होता है वैसे ना। पर ये पूछ रहा है कि ये जो मिरर न्यूक्लियाई के केस में बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट सेम रहती है। अब देखो मिरर न्यूक्लियाई के केस में क्या होता है बेसिकली अपन जानते हैं, मिरर न्यूक्लियाई में क्या होता है, इनमें अगर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन p है और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n है तो एक्सचेंज हो जाते हैं। इसमें जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन के बराबर हो जाते हैं और इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर हो जाते हैं। मिरर न्यूक्लियाई में यही होता है बेसिकली। अब देखो इसमें अगर यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो रहे हैं, मिरर न्यूक्लियाई में एक न्यूक्लियाई से दूसरे न्यूक्लियाई में जाते हैं तो न्यूक्लियन की संख्या चेंज होती है, प्रोटॉन और न्यूक्लियनों की संख्या चेंज होती है। अब यहाँ से अगर जा रहे हैं तो या तो प्रोटॉन कम हो या तो बढ़े। अब प्रोटॉन कम और ज़्यादा होने से आपका चार्ज क्या होगा, क्योंकि पी के बीच अपन जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और एन पी के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर देखें ध्यान से तो बेसिकली क्या होगा, ये बोल रहा है कि मिरर न्यूक्लियाई में बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट सेम रहती है। ये फैक्ट यूज करके जो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियाई किससे इंडिपेंडेंट होती है, तो चार्ज से इंडिपेंडेंट होगी। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं अगर ये चार्ज पे डिपेंड होता, अगर ये फोर्स चार्ज पे डिपेंड होता तो दोनों के केस में बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग आती। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियन की संख्या चेंज हो रही है। न्यूक्लियन की संख्या उस सेंस में चेंज हो रही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज हो रही है। अब अगर ये चार्ज डिपेंडेंट हो तो अपन जानते हैं प्रोटॉन पे चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नहीं होता है। अगर ऐसा होता, चार्ज पे डिपेंडेंट होता तो बाइंडिंग एनर्जी बदलती, पर चूंकि बाइंडिंग एनर्जी नहीं बदल रही है तो ये इसको बता रहा है कि चार्ज से इंडिपेंडेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ज से इंडिपेंडेंट। तो ये थे आपके यूजीपीजी लेवल के क्वेश्चन। इस पेपर में देखिए तो मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो थ्योरी के थे, बाकी सारे क्वेश्चन थे कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल। तो सारे ही क्वेश्चन आने वाली एपी एग्जाम और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। हाँ? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और क्वेश्चन या किसी और पेपर के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।